नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एफपीआई के बारे में जानेंगे। एफपीआई क्या होता है, ये एफडीआई से कैसे डिफरेंट है एंड लेटेस्ट एफपीआई के ट्रेंड्स इंडिया को लेके क्या निकल के आ रहे हैं, ये सभी चीजों के बारे में ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि एफपीआई होता क्या है। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें बेसिकली आइडिया सिंपल ही है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी में इन्वेस्ट करती है। से एक बंदा हांगकांग में बैठा है तो वो इंडिया की इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, यानी इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, या तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, तो वो बंदा इन चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एफडीआई में जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है, वैसे एफपीआई में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। से फॉर एग्जांपल फेसबुक ने अप्रैल के महीने में जियो के साथ 5.7 बिलियन डॉलर्स की डील की थी, याद है? उसके बाद फिर ये सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो चल उठे थे जियो के, तो वो सभी कंपनीज जिन्होंने जियो में इन्वेस्ट किया था उससे एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सिल्वर लेक हो गया, विस्ता इक्विटी, केकेआर, करीब 10 से ज्यादा कंपनीज ने जियो में इन्वेस्टमेंट्स किए पिछले 3-4 महीनों में। तो वो सारी कंपनीज कौन है, कमेंट सेक्शन में जरा बताओ। और विच कंपनीज डू यू रिमेंबर वेर इन दे इन्वेस्टेड इनटू जियो फ्रॉम अप्रैल टू द मंथ ऑफ अगस्त। ध्यान रखिएगा, इन 3-4 महीनों में जियो ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लाने में सफलता हासिल की थी। सो बेसिकली दिस इज व्हाट एफडीआई इज। ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है जियो की। तो एफपीआई में ऐसा नहीं होता। एफपीआई के केस में फेसबुक डायरेक्टली जियो के शेयर्स खरीद लेता था या उसके बॉन्ड्स खरीद लेता था, बट ये एफडीआई के रूट से पैसा जियो में लगाया गया, एफपीआई के रूट से नहीं लगाया था। तो एफपीआई एक पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती है जो इन्वेस्टर्स के द्वारा होल्ड की जाती है, एंड इसमें नॉन रेसिडेंट इंडियंस नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, एनआरआई डजंट कम अंडर एफपीआई। एंड फाइनली एफपीआई इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट बेसिकली बीओपी का पार्ट है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब कितना पैसा एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क तक जा रहा है उसे ट्रैक करना। दिस इज व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज। एंड बीओपी में टोटल 3 अकाउंट्स रहते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो एफपीआई कंट्री के कैपिटल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। अब आते हैं इंडिया के जैन 2020 से लेकर अब तक अगस्त तक कितना पैसा बाहर से आ चुका है। इसमें भी 4 टाइप्स रहते हैं, इक्विटी, डेट, डेट वीआरआर एंड हाइब्रिड। इक्विटी मतलब शेयर्स जो डायरेक्टली तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। डेट मतलब बॉन्ड्स खरीद लेना, यानी तुम सरकार या किसी भी कंपनी को लोन दे देते हो एंड वो तुम्हें फिर बॉन्ड्स इश्यू करती है। हाइब्रिड इन दोनों का मिक्स होता है, डेट एंड इक्विटी। थोड़ा डेट में पैसा लगाया, थोड़ा इक्विटी में पैसा लगाया। तो बेसिकली ये दोनों यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एंड गवर्नमेंट ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट डेट मार्केट के लिए निकाला है, यानी डेट वीआरआर। मतलब इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है एंड उससे पहले इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये चीज गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। इसमें पेपर वर्क भी बहुत कम रहता है बाकी कैटेगरीज के मुकाबले। अब अगर हम इस ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये जो ट्रेंड है मार्च के महीने में जो गिरावट हमें देखने मिल रही है महामारी की वजह से, तो यहाँ पे साफ साफ कोविड का, पेंडेमिक का इफेक्ट कैप्चर होता है। इक्विटी और डेट दोनों में भारी गिरावट देखने मिली है, पर अप्रैल से इक्विटी में हमें भारी इन्वेस्टमेंट्स देखने मिली है जिसका सीधा सीधा असर शेयर मार्केट की तेजी दर्शाता है। अगर हम स्पेसिफिकली लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो डेट वीआरआर, डेट एंड हाइब्रिड, ये कैटेगरीज में इतनी ग्रोथ देखने नहीं मिली है जितनी इक्विटीज में ग्रोथ देखने मिली है, क्योंकि बाहर के देशों में जो उनकी सरकारों ने स्टिमुलस लाया है उनकी इकोनॉमी में, वो सीधा सीधा पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है जैसे इंडिया में। और अगर हम इंडिया को बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के साथ कंपेयर करें तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये सभी मुल्कों के मुकाबले इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, स्पेशली अगस्त के महीने में। अगर हम इक्विटी फ्लोस की बात करें तो अगस्त के महीने में इंडिया ने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग नेशंस जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अगस्त में इंडिया ने करीब $5 बिलियन तक का इन्फ्लो लाने में सफलता हासिल की थी।
सबसे कम जुलाई में रही है जो 1.2 बिलियन डॉलर्स रहा है। एंड ब्राजील को देखिए, ये जुलाई के महीने में नेगेटिव रह चुका है, यानी आउटफ्लो हुआ है। मतलब एफपीआईज ने पैसा निकाल लिया उनके मार्केट से, करीब 1.6 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब इंडिया में इतना ज्यादा एफपीआई इनफ्लो का मेजर कारण निकल के आ रहा है कि दुनिया में जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने जो लिक्विडिटी पंप की है स्टिमुलस के द्वारा उनकी इकोनॉमी में, तो वो जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट्स में गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी के मुल्कों के एफपीआईज बड़े नहीं है, यस बड़े हैं, बट अब इंडिया की बारी थी तो इंडिया में हमें बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट यूएस ने बहुत ज्यादा अपने इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप की है, यानी सीधा सीधा डॉलर को प्रिंट कर रहा है वो। तो पिछले 3 महीनों में यूएस ने 3 बिलियन डॉलर प्रिंट कर दिए। उसके कारण ये जो पैसा है ये इन सभी इकोनॉमीज में आ रहा है, स्पेशली इंडिया में जो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है अगस्त के महीने में। अगर हम इस चार्ट को देखें जो कि है एफपीआई डेट एंड एफपीआई इक्विटी का, ये साइड, इसमें इक्विटी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है। वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डायरेक्टिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स इनटू इंडिया इज डिवर्सिफिकेशन। अब पिछले कुछ महीनों से जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स ने अपनी इकोनॉमीज में स्टिमुलस लाए हैं, तो वो उन सभी इकोनॉमीज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा पोर्टफोलियोज में उतना अच्छा ही है। सो इन्वेस्टर्स अंडरस्टूड द अपॉर्चुनिटी एंड वेंट फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन इनटू ग्रोइंग एंड इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। ये एफपीआई डेट का ट्रेंड फ्लैटनिंग हो रहा है या स्लाइटली नेगेटिव की दिशा में जा रहा है। ये साफ साफ दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का डेट मार्केट पे कॉन्फिडेंस बहुत कम है। एफपीआई इक्विटी के उछाल में ये ट्रेंड लॉकडाउन के हफ्ते से आई है। एंड लॉकडाउन में रिलैक्सेशन है, इसीलिए बिजनेस एक्टिविटीज ऑलमोस्ट हर जगह रिज्यूम कर दिए गए, ऑफ कोर्स विद प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा ट्रेंड देखने मिल रहा है। जुलाई के महीने में मेजर एफपीआई बाइंग एनर्जी सेक्टर में देखने मिली है, करीब 4,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स देखने मिला है। उसके बाद आईटी सेक्टर आता है जो 2,000 करोड़ का एफपीआई देखने मिला है, ऑटो में 1,500 करोड़ का। बट डिसइन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर में हुई है जुलाई के महीने में, करीब 2,000 करोड़ की मेजर सेलिंग हुई है। एंड उसके बाद आता है टेलीकॉम जिसमें 1,400 करोड़ की सेलिंग देखने मिली है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, डॉलर रिजर्व्स पिछले साल के मुकाबले बढ़ रहे हैं। अगर हम मार्च 2019 और मार्च 2020 की बात करें तो दिस इज मेजरली ड्यू टू द आरबीआई बाइंग एक्सेस डॉलर इनफ्लोज इनटू द मार्केट। कैसे होता है कि जब बाहर से डॉलर आता है रेमिटेंसेस के फॉर्म में या एफडीआई या एफपीआई के फॉर्म में, तो आरबीआई कैन डायरेक्टली बाय द डॉलर्स इन रिटर्न ऑफ पंपिंग द रुपी इनटू द मार्केट। तो इससे डॉलर फ्लोट मार्केट में कम हो जाता है। और अगर आरबीआई डॉलर की फ्लोटिंग मार्केट में नहीं करता है तो डॉलर की वैल्यू तो बढ़ने वाली है, क्योंकि डॉलर इज द यूनिवर्सल रिजर्व, डॉलर इज द यूनिवर्सल करेंसी इन द ग्लोबल ट्रेड। तो इसके चलते रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मॉपिंग अप द डॉलर बाय आरबीआई मीन, समझे? तो इसीलिए रुपया डॉलर के मुकाबले कुछ महीनों से डेप्रिशिएट करता जा रहा है, क्योंकि आरबीआई को अपने डॉलर रिजर्व्स इंक्रीज करने हैं। इसीलिए रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है। इनफैक्ट ये 6.5 लाख करोड़ के सरप्लस में है अभी। अब एफपीएस के लिए मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं भारतीय बाजारों को लेके? इंडिया में कोविड केसेस एक्सपोनेंशियली सर्ज हो सकते हैं, तो इसके वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिवाइव होना बहुत मुश्किल हो सकता है या बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है ना? ये सबसे बड़ा रिस्क है। और आज के तारीख में इंडिया पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर है टोटल कोविड केसेस को लेके। करीब 3 मिलियन के पार कोविड केसेस निकल के आ चुके हैं, यानी 30 लाख के ऊपर इंडिया में आज के तारीख में अगस्त में 30 लाख से ज्यादा कोविड केसेस निकल के आ गए। सो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो सबसे बड़ा रिस्क है। अगला रिस्क निकल के आता है कि दुनिया में जो भी सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने अगर लिक्विडिटी पंप करना बंद कर दिया अपने इकोनॉमीज में, तो इसके चलते भी एफपीआईज डिसइन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या उन्हें लॉस खाना पड़ सकता है। ऑल्सो जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है उसमें एनपीए क्राइसिस चल रहा है, एंड पेंडेमिक के चलते ये एनपीए क्राइसिस बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होने वाला है। यानी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एनपीएस 8.5% से लेकर 12.5% तक जा सकते हैं, ये आरबीआई की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है। तो ये सभी रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आते हैं। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट द एफपीआई अपडेट इन केस ऑफ इंडिया। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा।
If you like this video, make sure you hit that like button, share this video with your like-minded friends, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD Family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.